अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, यूजली जब खवातीन का या लेडी का या गर्ल का जिक्र आता है तो हमें लगता है बहुत कोई नाजुक किस्म की कोई खातून होगी, लेकिन जब इनकी बीट की हम बात करें, जिस डिफेंस की बीट वो कर रही हैं, तो उससे फिर पता चलता है हाउ ब्रेव एंड हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज यूएई का प्रेसिडेंट का दौरा भी था, उस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन उनके हम जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम उनको स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं सारा दिन, गोला बारूद की बात तो वो करती रहती हैं और हमने उनको जंगे कवर करते हुए भी देखा है। एंड शी इज़ द वन जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। तो उनसे हम बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन आज तक आपने उनसे उनके जर्नी के बारे में शायद ना ही सुना हो, कहीं पर बैठ कर उन्होंने बताया। तो आज हम उनसे पूछेंगे कैसे आई जर्नलिज्म साइड पर, एंड देन जो बीट उन्होंने चूज़ की, ये यूजली लड़कियां नहीं करती हैं। तो उनसे इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुमेरा खान। समाज की स्क्रीन्स पर भी आप उनको देखते होंगे। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आज हमें आपने स्पेशल टाइम जो है वो दिया है। दिखने में तो बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये है कि जब इनकी बीट की बात की जाए, जो इनकी टॉपिक्स हैं उस पर बात की जाए, तो बहुत सख्त किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू आ रही होती है सुमेरा की तरफ से। सुमेरा, हमें पहले तो ये बताएं, मीडिया में आना वाज योर प्लान या बस आप इस तरफ आ गई? एंड देन जो आपने बीट चूज की, ये प्लान थी या शौक था पहले से इस तरफ आने का, या जस्ट एक्सीडेंटली आप आई हैं? थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर इनवाइटिंग मी। आपका पॉडकास्ट माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, मैं देखती भी थैंक हूँ यू। और मुझे आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद है इसमें। थैंक सो यू। कीप गोइंग लाइक दैट। और बिल्कुल मेरा पूरा प्लान था, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ। वो एक ट्रेंड बन जाता है ना जब आप कहते हैं आई एक्सीडेंटली जॉइंड दिस, वो नहीं था। ओके। मैं माय फादर इज़ अलाइव माशाल्लाह, ही इज़ इन हिज 80s। माशाल्लाह। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे, जिस तरह की कंजर्वेटिव फैमिली मेरी है, आई एम पुख्तून फ्रॉम हम्म। माय बोथ पेरेंट्स साइड। तो एक वो मैं कह सकती हूँ बहुत कंजर्वेटिव छोटा लफ्ज़ है, बट ऑर्थोडॉक्स टाइप की पुख्तून फैमिली से मैं हूँ। हम्म। और नामुमकिन था, जहाँ पर नेक्स्ट टू घर से नामुमकिन था। खवातीन को हाँ, निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। ड्राइविंग करना या अकेले किसी जगह सफ़र करना, वो भी टफ। नज़रिया ही नहीं था घर हम्म। में। तो यू हैव टू बी अकम्पनीड बाय योर मेल फैमिली मेंबर। तो उस सिचुएशन में अगर मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत तकलीफ़ें भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये आपकी मैं बात का ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि येस, इट वाज़ माय पैशन। क्योंकि मैं उस बहुत छोटे से ग्रेड्स में होती थी स्कूल के, लेकिन न्यूज़पेपर आता था तो आई वुड जस्ट गो एंड ग्रैब इट, और मैं पढ़कर सुनाना चाहती थी कि मैं सुनाऊँगी अच्छा, आपको। नाइस। तो ये हाँ, वक़्त के साथ-साथ ख़त्म नहीं हुआ, डेवलप हुआ। एंड थैंक गॉड आई वाज़ द लकीएस्ट वन हू एक्चुअली वाज़ एबल टू अचीव द ड्रीम्स शी हैड बीन ड्रीमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। तो बट मुझे देयर आर बहुत लॉट ऑफ पसंद है ये। सॉफ्ट बीट्स हाँ। जो खवातीन हुँ। के लिए होती हैं, बट व्हाई यू चूज दिस डिफेंस बीट? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शायद वो एक ना वो भेड़-चाल का शिकार होकर मैं कहीं न कहीं और चली जाती, या मैं हम्म। शायद सिर्फ़ पार्लियामेंट कवर करती रहती। बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं, ऑब्वियसली। अब जो कवर करते हैं उनकी उनका एरिया ऑफ स्पेशलिटी है वो, और बहुत मुश्किल बीट है, अगर हम्म। आप कवर करना चाहें। वो भी मैंने कवर किया है, लेकिन कहते हैं ना वो शक्करखोरे को शक्कर ही मिलती है। तो वो द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वाज़ इन माय फैमिली, तो वो हमेशा यही होता था कि वो सब बच्चों में कोई एक आधा बहुत ही कोई बदमाश होता है, वो जिसने मोहल्ले के लड़कों को मारना होता है, स्कूल में लड़कों को मारा होता हम्म। है। तो वो ट्रेड्स आपके नज़र आ जाते हैं कि अच्छा इसने कोई सिस्टम वो थोड़े ठीक बदमाशी वाले। बदमाशी वाला। फिर मेरे भाई 4 भाई हैं, तो आई वाज़ एक्चुअली रेज़्ड विद माय ब्रदर्स। मेरी ओके। बहन की बहुत कम एज में शादी हो गई। शी हम्म। वेंट टू अमेरिका, और फिर चीज़ें चलती रही, लेकिन ये था मेरा था शुरू से पैशन कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन नहीं आती, हम्म। और जर्नलिज़्म में रह के करूँ। तो उसमें फिर ये हुआ था मारिया कि द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट वाज टू ट्रैवल टू नॉर्थ वज़ीरिस्तान ओके। एज़ अ फैसिलिटेटर, या जिनको हम फिक्सर कहते हैं। हम्म। उस वक़्त यूँ समझिए कि आई वाज़ असिस्टिंग अ फॉरेन मीडिया टीम हम्म। टू मीरली नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और वो एक फॉरेन मीडिया की टीम थी जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट असाइनमेंट भी, मेरी पहली अर्निंग भी वो थी। और मुझे बहुत माशाल्लाह। सारे पैसे पाउंड्स में मिले थे, तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा बस सिर्फ 4,000 मिले हैं मुझे। तो उन्होंने कहा यू हैव एनी आइडिया ये कितने सारे 4,000 पाउंड है। पाउंड्स हैं? तो वो उस वक्त एक 17-18 साल की लड़की के लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऐसा ही है। तो वो भी ले ली थी अम्मी ने मुझसे, खैर मिली नहीं वापस। लेकिन मुझे ये पता चला कि मुझे जाना किस तरफ है, क्योंकि हम्म। उस टफ और रगड एरिया ऑफ टेरेन में इंटरेस्ट ट्रैवल। आपने फिगर आउट एग्जैक्टली। कर लिया अपना। तो वो वक़्त था मारिया, आई मस्ट टेल यू दिस। आजकल के शायद यंग स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको ये लगता है कि जो बड़े-बड़े लेविश गैरिजन्स हैं, बस
फौज हर जगह यही मज़े करती है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमने खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर दरियाँ बिछा कर भी, टेंट्स में भी फ़ौज को देखा है काम करते हुए। और ये वो वक्त था 2004 में मैं आई हूँ इस फील्ड में। ओके। आई स्टार्टेड इन 2004 और उसके 1 साल बाद फिर मैंने खैबर टेलीविज़न जॉइन किया कि मेरी पश्तो भी बहुत अच्छी हो जाए, आई वुड लर्न हाउ टू स्पीक टू पीपल। हुँ। फिर 2005 के अर्थक्वेक में ही मुझे फॉरेन फोर्सेस के साथ भी काम करने का मौका मिला, नूर खान बेस पे, जब वो अर्थक्वेक के यस। रेस्क्यू में आते थे। तो सीखा मैंने बहुत है फ्रॉम डे वन, और फील्ड में सीखा है। तो हुँ। दिस इज़ माय स्ट्रेंथ कि मुझे ये पता था कि मैंने वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है। और क्योंकि मैंने पहले ही दिन से सख्तियाँ देखी हैं हुँ। कि वो एरियाज़ जिनको इलाका गैर कहा जाता था पाकिस्तान का, वहाँ पे जितने फ्यूजिटिव्स होते थे, पनाह लेते थे जाके, हुँ। क्रिमिनल्स छुप जाते थे उस इलाके में, पुलिस नहीं जाती थी डर के मारे। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने ही डिसाइडेड टू गो इनटू दैट एरिया एंड डिक्लेयर दोज एरियाज एज टेरिटरी ऑफ हुँ। पाकिस्तान। तो उसके ऊपर वो जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करेंगे। तो ये था, और दिस गेव मी द स्ट्रेंथ। ज़बरदस्त। आपने मुख्तलिफ जंगें भी कवर की हैं, अफ़गानिस्तान में भी तो। एक सेकेंड रुक हाँ, सकते हैं, ओके। सॉरी। जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नहीं, मुझे नहीं मिले। मैं तो इसलिए मैंने कहा पहले कंफर्म करूँ फिर उसके बाद करूँ। हाँ, हाँ, वर्बल है। अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जेन इज़ नॉट इन द कंट्री, वो आई थिंक हॉलिडेज़ पर। हाँ, ओके, ओके, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आई एम सॉरी, बीच में एक इंटरप्शन है। वो यूके को हमने डिमार्च किया है उसके ऊपर। पाकिस्तान दफ्तरी खारजा की तरफ से बरतानवी खबर देनी है आपने? बस वही मैं लिख रही हूँ, जल्दी से 2 टिकर्स दे दूँ। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन। नहीं जी, कैमरा रिकॉर्ड पे था, हमने कट नहीं किया। ठीक है, मैं गया मैडम। रिकॉर्ड पे ही था? हाँ। हाँ, आप कहीं मुझसे शहरबानो पार्ट 2 आ गए। शर्माना। किया गया कि बस सिर्फ 1 सेकंड दे दे, मैं बोले बगैर लिख रही हूँ, कोई बात नहीं। मुजाहिर अभी बीच में 3 मरतबा मुझे बच्चों की कॉल आई, लेकिन मुझे पता था कि वो लड़ रहे होंगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाई। लोग तो प्ले करते हैं, हमारे यहाँ ओरिजिनली हो ओरिजिनली रहा होता ऐसा है। हुआ है। सो सुमेरा ने कुछ टाइम हमसे लिया था। सुमेरा, आपको आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही थी, हमें बताएं कि किसकी कॉल आपको आई है? एंड आई थिंक देयर वाज अ न्यूज़ जो आपने ब्रेक करनी थी। जी, मारिया, बहुत अहम ये एक इंसिडेंट हुआ है। ओके। बरतानिया में तो आपने देखा होगा, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होती है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मतलब क्या ज़्यादा। डिटेल में जाएं उसके, हुँ। बहुत इंतहा की गंदगी भी होती है उन अल्फाज में, उन बयानात में। और एक सियासी जो मुखालफत होती है, कभी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी हो हुँ। कि सियासी मुखालफत की बिना पर बाप बेटे की भी शक्ल देखने का रवादार नहीं है। मगर पिछले 3 साल से हम ये सब देख रहे हैं। तो वही एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें ब्रेडफोर्ड में काउंसलेट, पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर एक बहुत ही बेशर्मी का मुज़ाहिरा किया गया मुज़ाहिरीन की जानिब से। और इस कदर बेशर्मी थी कि उसमें बाकायदा पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को हुँ। कत्ल की धमकियां दी गई। उस पर अभी खबर यही थी मेरे सोर्स की जानिब से कि सुबह से गर्दिश कर रही थी कि शायद बरतानवी जो हमारे पास हाई कमिश्नर हैं, हुँ। जेन मैरियट, शायद उनको डिमार्श किया जाएगा। ओके। डिमार्श हमारे सुनने वालों के लिए वो एहतजाज होता है, इसकी 3-4 अक़साम होती हैं। डिप्लोमैटिक वे में। हाँ, हुँ। डिप्लोमैटिक वे में जब आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, उसमें तहरीरी भी होता है, वर्बल भी होता है। तो अभी उनको ज़बानी हेड ऑफ मिशन को, जेन मैरियट मुल्क में नहीं है, वो हुँ। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए अपने मुल्क गई हुई हैं। तो उनके जो डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन थे, उनको बुलाकर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज। एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और बहुत अरसे के बाद बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान का कोई एहतजाज किया गया है। तो इट हुँ। शोज़ कि
सब्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, अब हम पेशेंस भी इज़ एक्शन रनिंग की उसमें आ रहे हैं. सो पेशेंस। दिस इज द लाइफ ऑफ रिपोर्टर के वो कहीं पर भी किसी भी हालात में हो तो उनको न्यूज़ ऑन टाइम जो है वो देनी पड़ती है. यूएई के प्रेसिडेंट भी दौरे पे थे. जी। सबसे पहले तो बताएं ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये दौरा, और ये भी बताएं कि इसमें अहम पॉइंट्स क्या थे एजेंडा में जो डिस्कस हुए हैं. मारिया, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं Okay. क्योंकि पाकिस्तान और यूएई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके 18 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं. बाय द वे, इन 18 लाख पाकिस्तानियों से भी आपकी वो जो पिछली कड़ी है वो भी कनेक्ट होती है व्हेन यू टॉक अबाउट इट इन पॉलिटिकल पोलराइजेशन. अभी उन 18 लाख पाकिस्तानियों के लिए भी मसाइल हैं वहाँ पे, जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी मसाइल हैं. और हम आगे आप के सब किसी सवाल के जवाब में मैं बता भी दूंगी कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज हर्डल्स एंड इश्यूज. तो उनके इस दौरे का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहेगा कि हमारी जो बायलेटरल ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल जेनेरिक इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी सेक्टर के अंदर उनका बहुत इंटरेस्ट है, मिनरल्स के अंदर है, प्लस अबव एवरीथिंग एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में हमने हमेशा यूएई को बहुत वाइब्रेंटली देखा है अपने साथ. मैं बल्कि व्हेन आई यूज्ड टू विजिट ट्राइबल एरिया भी, तो वहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में हमारे इस बरादर इस्लामी मुल्क की बहुत इन्वेस्टमेंट है हमारे साथ. तो अभी वन स्टेप अहेड, नाउ दे आर वेरी कीनली waiting to become part of this strategic bilateral ties in the realm of defense. ठीक है. और वो आपने देखा बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद पाकिस्तान इज ग्लोबली शाइनिंग माशाल्लाह. तो ऐसा ही अब सब आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं. लेकिन जहाँ पर वैल्यू की बात आती है वहाँ पर जो मेजर इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है यूएई की तरफ से हमें पाकिस्तानियों को स्पेशली वीजा में बहुत ज्यादा हर्डल्स आती हैं. तो इस हवाले से भी कुछ आज हो रहा है या हुआ है या हो सकता है? बिल्कुल मारिया, ये टॉप ऑफ द एजेंडा था. रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल डायनामिकल सिक्योरिटी को डिस्कशन के बाद obviously we have some around 2 million Pakistani expatriates over there. तो वो तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही है, मगर गलती बहुत हद तक उसमें हमारी अपनी भी है मारिया. क्योंकि लास्ट ईयर आई वाज डूइंग अ शो यहीं समा पर, आई वाज कॉल्ड टू डिस्कस अ न्यूज़ इन वन ऑफ आवर प्राइम टाइम शोज. तो जब मैंने वहाँ बात की कि हमें अपने पॉलिटिकल जज्बात पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, इख्तिलाफे राय जो भी रखना यूके में हो रहा है जुर्म नहीं है, लेकिन अभी यूके का आपने देख लिया, अभी एक दो ममालिक के दरमियान सर्द मोहरी का बाइस बन जाएगा. इशू क्या है कि कुछ ममालिक अपने लॉज को इग्नोर कर रहे हैं. वो उन्होंने आज़ादी इजहार राय के लिए उनको खुली छूट दे रखी है, वो नहीं होना चाहिए. आपका पूरे एक मुल्क के साथ वास्ता ख़राब हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लमैटिक चीज़ को जड़ से पकड़ें, ना कि आप दूसरे मुल्क को जवाब दें कि हम आज़ादी इजहार राय को इज्जत दे रहे हैं. अब लेकिन यूएई का केस डिफरेंट था. यूएई में जब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए गए अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उनका क्रैकडाउन बड़ा हार्श था इसके ऊपर. बहुत सारे लोगों को इन थाउजेंड्स डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान वापस. और तो कितना वैलिड रीजन समझती हैं ये, अगर जो वीजा के ऊपर बैन लगाया है या तंग किया है पाकिस्तान के लिए, कितना वैलिड रीजन है जो यूएई दे रही है? कहा जा रहा है कि वहां जाके लोग बेगर्स बन जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन भी होती है बहुत ज्यादा. अच्छा, यही आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है. इसमें ओपन डिप्लोमेटिक चैनल से कभी भी ये तस्लीम नहीं किया जाएगा कि हाँ हमने कोई बैन लगाया है, ये शेडो बैन है. देयर विल ऑलवेज बी अ बैन, बट विदाउट डिक्लेयरिंग इट, क्योंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में यही होता है. यू डोंट क्रिएट एनिमीज, बट यू क्रिएट एनिमीज डिप्लोमेटिकली. तो उन्होंने यही किया, उन्होंने वीज़ा पर सख्ती कर दी. आपको याद होगा, आप लोग जाते आते रहते हैं, कितने लोग एक ही दिन में आपको यूएई का वीज़ा मिल जाता था, होटलिंग, गाड़ी वगैरह. वी नेवर फेस्ड एनी, इजी होता था वहां जाना. बल्कि हम तो उसको अब्रॉड भी नहीं कहते थे, हम कहते थे हम जरा उधर से होके आते. अब वही चीज़ आपके अपने करतूतों की वजह से अब वो प्रॉब्लम बन गई है कि अब वो भी हमें उसका वीज़ा लेना भी लंदन और न्यूयॉर्क जैसा लगने लगा है कि अब बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा कैश होना चाहिए आपके पास. वाई दे नीड कैश, वो ज़रूरत नहीं है उनको, बट वो इम्प्लाई इसलिए करते हैं कि ये पता चले कि कौन भीख मांगने आ रहा है, कौन सैर करने आ रहा है, कौन पॉलिटिकल मोटिव्स लेके आ रहा है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीन पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आई एम प्रिवी टू द डॉक्यूमेंट्स आई हैव सीन. वो नहीं मानते इस बात को, और हमारे लोग अपने रिस्क पर मुसलसल कट्स लगाते. तो ये क्यों, मतलब कौन इस चीज़ को ठीक करेगा कि हम हमारे ही पाकिस्तानी बैठ के उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं या जो बाहर रह रहे हैं?
बिकॉज वो बाहर जब रहते हैं तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, बैन्स लगेंगे, और जब जैसे भी आपने यूके की खबर दी हमें, इसके बाद फिर उनका वहां रहना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत हो उनकी जाएगा। फैमिलीज का रहना अब या आप अदर मुझे लोगों के फैमिलीज का रहना। आप मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता हम्म अभी कोई पाकिस्तान में कोई अनटूवर्ड वाकया हो जाता है, आपकी इस हेट स्पीच से मुतासिर होकर हम्म कोई बंदा अगर किसी शख्सियत पर हमला कर अटैक देता है, करता। तो क्या पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा नहीं करेगा इस खातून की? शी वॉज द रीजन टू क्रिएट दिस डिबेट। और कोई मासूम जहन का बच्चा या कोई बंदा, आई मीन नो बडी इज किसी को इस्तिस्ना नहीं है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता। बिल्कुल। हमारे पास्ट में इसी हेट स्पीच की वजह से गवर्नर सलमान तासीर जैसे वाकयात मौजूद हैं। तो ये हेट स्पीच, फिर आप एक अटायर में हैं, आप हिजाब में हैं, आपने सर ढका हुआ है, आप एक मर्तबा फिर इन चीज़ों को वापस इस्लामोफोबिक कर देंगी, और लोग देखने वाले यही सोचेंगे कि हाँ, जो खातून बोल रही है उसने सर क्योंकि ढका हुआ है, तो वो जो भारत में नीतीश कुमार ये जैसे लोग कर रहे हैं फिर वो ठीक कर रहे हैं। फर्क तो ना रहा फिर। तो ये पाकिस्तानी अपनी सियासी इख्तिलाफात, और वो सियासी इख्तिलाफात की भी, आई एम रियली सॉरी टू से, कोई बेस नहीं है। जब हम इनसे बहस करने बैठते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता, फिर ये बदतमीजी, बदअखलाकी, बदतहजीबी जो इनको इनके लीडर ने सिखाई है वो करके भाग जाते हैं। हाँ हम करेंगे। हाँ, मैं कितने ओवरसीज को इसी तरह झेल चुकी हूँ। जब हम ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में एक बूढ़े आदमी, और मस्जिद नबवी के अकब में वहां पर एक बाजार है, वहां से मैं अक्सर ये खजूरें वगैरह लेने जाती हूँ, वो वहां लड़ पड़े मेरे साथ, और मैं उनको यही कह रही हूँ कि आई एम नॉट इन अ मूड टू डू दिस डिबेट हियर। वो शख्सियत, वो हस्ती जो आपके सामने है मस्जिद नबवी में, नो कंपैरिजन, उनके साथ तो, उनके तो कदमों की खाक के बराबर कोई नहीं है। तो प्लीज मेरे साथ ये बहस मत करें। तो ये भी पाकिस्तानी थे। और जो मस्जिद नबी में हुआ, जी, और जो मस्जिद नबी में हुआ, और आप यकीन जाने जो भारतीय मुसलमान या जो बांग्लादेशी मुसलमान थे वहां मौजूद थे, वो ये देख रहे थे, उन्होंने उन हजरत से कहा कि खुदा का वास्ता है होश के नाखून लें, आप अपने मुल्क की बंदी के साथ क्या बहस कर रहे हैं फॉर अ लीडर पॉलिटिकल, जो आज आपको पसंद है, हो सकता है कल ना हो। तो मत करें इस तरह, इस मुकद्दस जगह को आप नापाक मत करें। तो ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं, कुछ अरसे तक होंगी भी, और हमारे मुतालिक मशहूर है कि जब तक हम वो कौम है, जब तक हमारा दिल ना भर जाए हम बाज नहीं आते, ऐसा ही है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान एक वेपन्स डील हुई, उसके बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। किन हथियारों के ऊपर ये डील हुई है, और दिफाई निज़ाम को लेके कितना जो है वो ये एक्सचेंज ऑफ वेपन्स होगा? मारिया, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देती, मगर हमारे साथ अरसा जो गुज़िश्ता 4 से 5 बरस में हमारी, बल्कि 6 बरस में, 2019 से मैंने देखा कि 2 डील्स हमारी बड़ी बुरी तरह सैबोताज हुई हैं, और वो थी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील्स मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। और जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इनकी निटी-ग्रिटीज़ को, तो जो आपकी एंटी फोर्सेस होती हैं वो फौरी तौर पे लग जाती हैं उसको मज़ीद डिग आउट करने में, बात करने में। तो ये मैं आपको इतना बता देती हूँ इस हवाले से कि इट्स नॉट टेंजिबल राइट नाउ। अभी ये एक डिस्कशन के फेज में है, बायलैटरल्स। तो लेट अस सी समथिंग कॉन्क्रीट। ठीक है, क्योंकि लिबिया की जब बात की जाए तो इट्स फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ सैंक्शंस भी, ऐसा तो ही है। हमारा तो खैर बहुत करीबी मुल्क है, बिल्कुल। तो लेट अस सी कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है, और फिर आपके पॉडकास्ट में आके पूरी तफसील बताऊंगी। डन है इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि हम, क्योंकि आपने अफगानिस्तान को बहुत करीब से कवर किया, आपने वहाँ जाकर कवर किया है, जब इनखला हो रहा था अमेरिका का वहाँ से, तो अब वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल भी हुई थी, जो पीछे फायरिंग चल रही थी एंड यू वर देयर। पहले तो मैं ये बताया वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहाँ पर जो अफगानी लोग हैं उनको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आपका करीबी वक्त गुजरा है, आप और वो जो लैंग्वेज थी वो भी एक सेम थी, पश्तो में आप लोग बात करते हैं, तो हाउ यू सी देम? बिकॉज कहा यह जाता है सब कुछ जो हो रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो अवाम का होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि स्टेट लेवल पर जंग डिफरेंट होती है और अवाम। तो आपने उनको कैसा पाया? मारिया, ओवरऑल मैं कभी भी ये नहीं शायद कहूँगी कि वो बहुत बुरे लोग हैं, मगर जब मैं परसेंटेज निकालती हूँ जो हमारे साथ वाकयात, क्योंकि मुझे गालिबन अभी 2026 में मुझे 19 साल हो जाएंगे अफगानिस्तान के चैप्टर को कवर करते हुए या वहाँ ट्रैवल करते हुए, और मैं अब इस नतीजे पे पहुँच पाई हूँ कि आप इनके साथ जितनी भी अच्छाई कर लें आप एंड ऑफ द डे आप उनको हाथ देंगे, कहेंगे बाजू क्यों नहीं दिया, आप उनको खुश नहीं कर पाएंगे, और वो खुश नहीं होते, और उनमें बहुत कम लोग हैं, और बाय द वे वो अभी भी मुझसे राब्ते में हैं, बहुत कम खानदान ऐसे हैं जो खानदानी हैं,
और वो आपके साथ ता क़यामत चलेंगे, वो आपकी अच्छाई को याद रखेंगे और शायद उन्हीं चंद अफ़गान फैमिलीज़ की वजह से हम इन बाकियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की हाँ। जो है ना ओवरऑल हमारी अफ़गान अवाम के लिए हाँ। बहुत हमदर्दी है, लेकिन दूसरी हाँ। तरफ हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको बैलेंस रखना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है? बैलेंस नहीं हो पाएगा मारिया। मैं अब आपको बड़ा थोड़ा-सा एक बेरहमाना तबसरा कर दूँगी क्योंकि अब बर्दाश्त करते हुए भी आपको 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। हुँ, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि आपको किसी अफ़गान रजीम की वजह से तकलीफ़ सामने आई है। पहली बात तो ये कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान के इस दावे की कलई खुलने वाली है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हुँ, अफ़गानिस्तान इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ इट्स ओन पीपल। अफ़गानिस्तान इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ अफ़गान्स। ये बात मैं कहीं ऐसा और ही। भी एक बड़े ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर बोल चुकी हूँ अपने लेक्चर में और वो हुँ, बात सही साबित हो रही है। अभी आपने रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट हमारे सामने है। एग्ज़ैक्टली जब आपके वहाँ पे किंग ज़ाहिर का टाइम था, हुँ, उस वक़्त उन्होंने भी अपने तौर पे हर चीज़ करके देख ली। पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने की हुँ, कोशिश की, पाकिस्तान को लेट डाउन करने की कोशिश हुँ, की, मगर उनको ये पता चल गया था कि हम इस मुल्क को डैमेज नहीं कर सकते। उस वक़्त लीस्ट रिसोर्सेज़ में भी पाकिस्तान ने अपना दिफ़ा मुमकिन बनाया। हुँ, 65 की जंग में, 71 में आप देख लें। आपका क्या ख़्याल है ये जो बात करते हैं कि हमारे किंग ने कहा था ठीक है आप भारत से लड़ें, हम इधर से आप पर हमला नहीं करेंगे, दैट्स नॉट ट्रू। हुँ, बहुत से लोग इसको डिफेंड करते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री मेरे फादर ने या मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी आँखों से देख रखी है, हुँ, हम उसको झुठला नहीं सकते। ऐसा ही है। इन लोगों ने ट्रेचरस रवैया हमेशा अपनाया है, आपकी हुँ, पीठ में छुरा घोंपा है हुँ, और इसी वजह से ये नस्ल जो है आपकी, अब की यूथ, हुँ, वो चाहे जितना भी आप उनको लावाबाली कहें, नासमझ कहें, हुँ, वो हिस्ट्री इस हवाले से सारी जानते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा द टफेस्ट थिंग इज़ कि अब आपकी यूथ अफ़गानिस्तान को ये मौका नहीं देना चाहती। वो ऐसा कहते ही हैं है। क्लियर कट साइड लें आप और इसीलिए आपके वी नीड क्लियर एक्शन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन हुँ, जिन्होंने फ्रॉम द फोरम ऑफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़े ब्लेटेंटली और अब्रप्टली उन्होंने नाम लिया अफ़गानिस्तान का। पहले बिल्कुल। ऐसा नहीं होता था, आपको याद होगा फॉरेन एलिमेंट का बैरूनी हाथ का ज़िक्र हुआ करता था। मगर अब ये दोनों फोरम भारत और अफ़गानिस्तान का नाम लेके बाकायदा ललकारते हैं बिल्कुल। एंड इट्स अ डेंजरस साइन फॉर अफ़गानिस्तान। एग्जैक्टली exactly. अच्छा हमें ये भी बताएं क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से कहता आया हाँ। और बार बार ये बोलता है कि हुँ, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो हुँ, रही है। अब तो यूएन की रिपोर्ट्स भी सामने आ हुँ। चुकी हैं, तो क्या ये यूएन की रिपोर्ट्स तक ही रहेगा या इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके अगेंस्ट एक्शन या बातचीत की जाएगी, बिकॉज हम तो फाइट कर रहे हैं। हुँ। देखिए जो उनकी एनालिटिकल सपोर्ट टीम ने रिपोर्ट अभी शाया की है, हम्म, वो किस कदर खौफनाक है। बिल्कुल। आप यूएन की इस साल के आई थिंक 600 के करीब अटैक्स थे, इफ आई एम नॉट अब रॉन्ग। अभी मोर देन 600 हो गए हैं। ओके। ये जब 584 थे जब लास्ट 35th रिव्यू की रिपोर्ट आई थी यूएनएससी हम्म, की, और उस 35th रिव्यू में पहली बार उन्होंने माना कि मजीद ब्रिगेड जो है वो बलोच खवातीन का इस्तेमाल एज अ सुसाइड बॉम्बर कर कर रहे रही हैं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप मेरी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ हम्म, कि यूएन की रिपोर्ट मानेगी कि हाँ बलोच खवातीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम्म, आपको पता है ये सारे विंग्स हमेशा उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर एलिमेंट के मिल तौर पे जाता है। लेते हैं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होता रहा है। ये चीज़ अब इसी को मैं डिवाइन हेल्प कहती हूँ कि हम्म, यूएन जैसा इदारा उसने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि खवातीन का बलोच खवातीन का इस्तेमाल गलत हो रहा है पाकिस्तान में हम्म, बाय मजीद ब्रिगेड एंड बीएलए, बीएलएफ, ब्रास एंड बीएसओ आज़ाद। और यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको करीमा बलोच जैसे लोग यूज़ किया करते थे, अभी महारंग बलोच यूज़ कर यूज रही है। कर रहे हैं। अभी वो दूसरी खातून है, बड़ा फिल्मी मिसिंग सा नाम पर्सन्स है के नाम उनका, पे। आई एम अनएबल टू रिकॉल हर नेम, जो उनके साथ होती हैं। आई डोंट नो, एक का नाम तो खैर बेबो भी है, आई वाज अमेज्ड कि ये नाम कौन सा है फ्रॉम बेबो। फ्रॉम अ बलोच ट्राइब, हाउ समवन वुड नेम हर डॉटर लाइक देयर डॉटर एज बेबो। तो वो खैर ये चीज़ें, ये किरदार आते रहेंगे, हुँ, लेकिन उनको भी अब ये चीज़ पता चल गई है कि जो उनके रिसोर्सेज देने वाले थे, हुँ, वो अब जब एक्सपोज होने पर आए हैं, तो उन्होंने अपना वो फाइनेंशियल हाथ उनके सर पर से कुछ वक्त के लिए उठाना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाई देयर इज़ दैट सॉर्ट ऑफ बेचैनी इन हुँ, द क्वार्टर्स ऑफ दीज टेररिस्ट्स। हुँ। तो उन्होंने अपने अटैक्स में तेज़ी कर दी है, फ्रॉम बलूचिस्तान साइड, फ्रॉम केपी साइड। बट और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उनके पास जो वेपन्स हैं, वो हाँ, भी अभी अपडेटेड वेपन्स हैं। हाँ, आप उनकी वो M16 देख लें, M14 देख लें, आप उनके थर्मल वेपन देख लें। क्योंकि नाइट अटैक्स उनकी तरफ से ज़्यादा बिल्कुल। होना शुरू हुए हैं। हमारे पास नहीं थे वो, जब फॉल ऑफ काबुल हुआ। आपने वो जिस वीडियो का हवाला दिया है, उस वीडियो में अगर आप अक़ब में देखें तो उस वक़्त काबुल में हमने वो ख़बर ब्रेक की थी कि
बाहर एयरपोर्ट के बाहर का एरिया तालिबान सिक्योर कर रहे हैं, अंदर जो थी वो फॉरेन फोर्सेस थी और उनके पास वही Imagine. वेपन थे। मारिया वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर थी और वो ये थी कि उसी एयरपोर्ट जिसके इर्द गिर्द कोई 38,000 लोग दिन रात का अपना सामान वामान लेकर बैठे हुए थे, वो जाने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे बस इस एयरपोर्ट से हमें किसी भी जहाज में बिठाओ, हमने बाहर जाना है। बाहर जाना। और यकीन जाने कि आज ये तालिबान ये बात नहीं मानेंगे कि ये उस वक्त भी हम बहुत एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि शायद इनका ख़वातीन से ताल्लुक बेहतर हो जाए, रवैया बेहतर हो जाए बच्चों से। मगर सोचने की बात है कि वो जो ख़ुद को शरीयत और इस्लाम का अलमबरदार कहते हैं, वो उस वक्त भी अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक नहीं करते थे, लेकिन विद इन अफगानिस्तान कई जगहों पर उनके अटैक्स जारी रहते थे। यही और इनको हमारे पश्तों में या इवन जो एक अलकायदा स्कूल ऑफ थॉट है उसमें फिदाइन कहा जाता है, यानी सुसाइडर नहीं कहते, खुद कुछ नहीं कहते, वो इसको फिदाई हमला कहते हैं। ये तो जहाद कर रहे हैं ना। जहाद करें। और उस वक्त भी एयरपोर्ट के आसपास मैं उस वक्त जब रिपोर्टिंग करी थी तो वन ऑफ द यूएस मरीन्स ही आस्क्ड मी, मैं एक कंटेनर के ऊपर खड़ी हुई थी, रिपोर्ट करी थी इसी होटल की, जो बैरन होटल इसका नाम है, और इसके सामने से। तो उसने मुझे कहा कि वी आर अंडर सीवियर थ्रेट, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मूव योर इक्विपमेंट फ्रॉम हियर, सो यू आर सेफ। और मुझसे आज तक उस यूएस मरीन की शक्ल नहीं भूलती। इट्स अ ट्रॉमा कि मैं उस कंटेनर से उतरी हूँ, अपना वो सारा ट्राइपॉड, और क्योंकि मैं अकेले हैंडल करी थी सारी चीज़ें, तो मैं उतरी हूँ एंड आई वुड बी हार्डली 500 मीटर्स अवे एंड देयर वाज अ बैंग इन द बैकग्राउंड। और उसी जगह पर जहाँ मैं खड़ी थी, उसी होटल के दाखिली दरवाजे पर वो सुसाइड अटैक हुआ। और जब मैंने वापस मैं भागी हूँ तो जो चीखो पुकार, जो लोगों के रोने की आवाज़ें, बच्चों के रोने की आवाज़ें, लीव अलोन सिविलियंस, सिर्फ 13 तो उसमें यूएस मरीन्स जो थे वो जान से हाथ धो बैठे थे। और इन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी उस वक्त भी इस अफगान तालिबान रजीम की थी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। तो अब हम जब वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे लिए बिल्कुल एक पैरेलल यूनिवर्स थी। मैं वो लोगों का रवैया देखती हूँ, मैंने ज़ाती तौर पर कितने लोगों को हेल्प आउट किया पाकिस्तानी वीज़ा लेने में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तानी वीज़ा उनको देने के बदले में पैसे ले रहे थे। So I requested my very respected ambassador जो उस वक्त वहाँ थे, मंसूर अहमद खान, I really appreciate him, कि जिस तरह डे इन डे आउट उन्होंने इंतहा के एक थ्रेटफुल सिनेरियो में, पाकिस्तानी एम्बेसी वाज द ओनली एम्बेसी जो ओपन थी और आउट ओपन थी, दे वर नॉट लिविंग इन अ रेड जोन टाइप की जगह। तो हम पाकिस्तानियों ने बिल्कुल उस वक्त भी, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे उसका सफ़ीर हो, चाहे सिफारत खाने के लोग हों, मैं कहती हूँ हमारे अंदर, नॉट जस्ट मी एज अ पख्तून बट ओवरऑल पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा एलिमेंट है कोई ब्रेवरी का। ऐसा ही है। मेरा सफ़ीर बेचारा बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के काबुल की सड़कों पे फिर रहा होता था। हमने आपको भी देखा जिस तरीके से आप पीछे फायरिंग हो रही होती थी एंड सुमेरा बिल्कुल वो तो नॉर्मल होके खड़े होकर आगे रिपोर्ट कर रही होती थी। वो इसलिए नॉर्मल हो गए थे। CNN की एक रिपोर्टर मुझसे पूछती हैं, एंकर पर्सन थी, क्रिश्चियन अमानपुर थी शायद, उन्होंने पूछा कि यू आर वेयरिंग समथिंग इन योर ईयर्स और व्हाट, यू आर नॉट हियरिंग समथिंग आई बिलीव। मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई वाज रिकॉर्डिंग एज लाइव, तो ऑब्वियसली उसमें फिर हम IFB नहीं पहनते जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। मैंने कहा आई कुड हियर बट probably for a good or bad, I'm Pashtun, so I carry these things in my culture. क्या हो जाएगा ज़्यादा? So the gunfires are not a big deal for us now. अच्छा, अब अफगानिस्तान की तरफ से जो भी इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जिसको बैकिंग भी है इंडिया की, ये सब जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, अब इवेंचुअली नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान का नुकसान हो। तो इस सब सिचुएशन में आप क्या समझती हैं गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, क्योंकि CDF का तो एक बयान जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन भी किया कि बड़ा क्लियर कट था कि हम अब नहीं छोड़ेंगे, अब हम He is more than my words, let me tell you. जितनी सिटिंग्स उनके साथ मैंने अटेंड की हैं, he is very angry right now. बनता भी है, why it started, जिसको आपने गोद में पाला हो और इवेंचुअली वो आपके साथ, देखो वो बंदा, आप लोगों को बहुत इख्तिलाफात हैं, मैंने तो सामने से I've attended a lot of lectures with him. मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि एक चीज़ जो उनको बहुत एड करती है वो है उनका हाफिज कुरान होना। Nobody should make fun around that thing. कुरान पाक, when it comes to Islam, when it comes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our red line is there. हम इसके around, we can't kid around all these things. जब मैंने सवाल उनसे पूछा कि why this all anger, why hardening the state measures and everything, he said, I'm quoting him, हम पेशावर में उनका ये लेक्चर हमने अटेंड किया था, he was addressing national
KP's security workshop. He said, I saw a video from Afghanistan. Circulate हो रही थी social media पे. कहते उसमें someone was burning Pakistan's currency in the middle of that market. And he was comparing it like this कि ये अफगानी है, ये पाकिस्तानी है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसी पाकिस्तानी करेंसी ने तुम लोगों को कहाँ कहाँ हौसला नहीं दिया, तुम लोगों को कहाँ कहाँ मदद नहीं की. 2021 में जो हुआ, मुझे लगता है पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा अफगानी मौजूद थे. You saw, like you name every leadership from Bilawal to Shehbaz Sharif, everyone was advocating for them. ऐसा ही है कि इनके साथ अच्छा करें, इनके साथ मदद करें, इनको रिकग्नाइज कर लें. बल्कि थैंकफुलनेस टू गॉड, इन वेरी, आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, शुक्र है हमने इनको रिकग्नाइज नहीं कर लिया था उस वक्त इनके प्रेशर पे. वरना आज हम फिर उसी तरह 2006 वापस 1999 वाले एरा में बैक टू स्क्वायर वन हो जाते, जब हमें दुनिया ने ताने दिए थे. बिल्कुल कि आप लोगों ने मुल्ला उमर रिजीम को क्यों एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया. मुल्ला उमर वाज, आई थिंक, thousands of places better than this 2.0. At least he was a person who was quite woke. He was वो बहुत हार्डकोर अपने उसमें शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मगर ये मुनाफिकाना रवैया नहीं था उनका. माय फादर हैज मेट हिम. मेरे फैमिली में बहुत लोगों के काबुल में, अफगानिस्तान में बहुत दोस्तियाँ और फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं. वो कहते हैं कि उस वक्त के तालिबान और इस वक्त के तालिबान में फ़र्क ये है कि दे आर डिजिटली बॉर्न. एग्जैक्टली. और फिर दोज वर ऑर्गेनिक. और जो अमेरिका ने एक्सेप्ट भी किया कि बहुत सारे वेपन जब वो इनखला करते छोड़ गए, उनको वो भी मिल गया, एंड दे आर यूजिंग इट नाउ अगेंस्ट पाकिस्तान. अच्छा, मैं एक फनी चीज बताऊं. अब उन्हीं का छोड़ा हुआ असला दोबारा रंग रोगन करके बगराम एयरवेज के टारमेक पे खड़ा कर दिया है कि दिस इज आवर, आई मीन वी आर मेकिंग इट. एक वो हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का मुकाबला कर. आप इंडियन जर्नलिस्ट है रोहित शर्मा, उनका शायद आपको आइडिया हो, उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के बात की है कि बगराम एयरवेज तो इंडिया के कंट्रोल में. आई विश दीवाने के ख्वाब ऐसे ही होते हैं. तो वो भूल गया कि असल में इस वक्त 2 मुल्क और भी हैं जिनको भूल गए, रशिया और चाइना. तो फिर वहाँ पकौड़े बेच रहे हैं ना. एग्जैक्टली. वो कह रहे हैं हम तो कब से ट्रेड कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं है. बगराम इन्वेस्टमेंट का आजकल सैटेलाइट का दौर है, आप पिक्चर्स भेज दें, हमें आइडिया हो जाए कितना इंडिया के कंट्रोल में. अच्छा, आप ये बताएं, इंडिया का भी बहुत अहम मेजर रोल है अफगानिस्तान को बैक करने में. अभी हमने रिसेंटली इंडिया से जंग भी जीती है. और कैसा लग रहा है आपको जंग जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है. शोल्डर्स अप, एलिवेटेड. तो अब इसमें यह है कि अमरीकी जरीदे की जो रिपोर्ट थी फॉरेन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया कि मतलब पाकिस्तान को विनर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है. और ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो लूजर कैटेगरी में ऐड ऑन किया गया. इसके बाद आप ये समझती हैं कि अब क्योंकि अमेरिका का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ हुआ है, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तारीफें हुई हैं, पीएम के बारे में हुई हैं, लेकिन इसका क्या ऑन अदर लेवल्स भी हमें बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर चीज़ों में? तो वो कैसे होगा हमें और कब होगा? मारिया, जब आप मोहल्ले में बदमाश होते हैं ना, तो वो जो छोटे बदमाश होते हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं. और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है. छोटे छोटे होते थे, बड़ी बदमाशियाँ की हैं. तो कोई ना आपके मुकाबले में आता नहीं है. और आपके साथ मई में जो हुआ है, आई वुड वंस अगेन मेंशन दिस डिवाइन हेल्प, कि जो अल्लाह ताला की गैबी मदद आपको आई है. हमने इसी समा ऑफिस के छत पर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, एंड विद इन एन आवर I saw those 26 and then 36 targets being thrashed all of a sudden. आप कह रही हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. ठीक है. हम इसी छत पे थे और जो लाहौर से मेरे साथ हमारे एंकर्स थे, वो खुशी के मारे बस लग रहा था कि जैसे बस वो ना खुद भी हार्ट अटैक उनको आने वाला था, मुझे भी. वो इतना ऊंचा, इतने जज्बात में बोल रहे थे. तो ये जो मई का महीना गुजरा है ना, इसमें आपने वो कर दिखाया है जो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. हमारा जो पोर्ट्रेल था, वो पोर्ट्रेल दुनिया में बड़ा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा. और अगर मैं आपको ऑनेस्टी से बात करूं तो इस ग्लोब पर बहुत सारे ममालिक हमें जानते भी नहीं थे. वंस यू डाउन्ड ऑल दोज रफाल्स, मेग्स, तेजास, फलाना ढमकाना, जितने भी उनका माल डब्बा था उसमें गिरा है. S-400 बैटरी, लीव असाइड एवरीथिंग. मतलब मेरी ज़ाती तौर पे बड़ी पसंदीदा एयर डिफेंस सिस्टम्स में आती है वो. ब्राह्मोस को देख लें, उनका पूरा गोदाम उड़ा दिया आपने. और फिर पूरे भारत की 70% ग्रिड स्टेशंस आपके काबू में थी. बिल्कुल. क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप. उनका बैंकिंग सिस्टम आपने जैम कर दिया. उनकी वेबसाइट के ऊपर, मोदी की वेबसाइट पे, PMO साइट पे पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा है. हैड यू एवर इमेजिन्ड ऐसा होगा?
नेवर। आई हैड नेवर इमेजिन्ड। क्यों? क्योंकि पास्ट में पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने ये बड़ी सेंसिटिव ब्रीफिंग्स में से निकल के कहा कि हमें तो किसी ने कहा पाकिस्तान के पास आर्मी की जीपें चलाने के लिए तेल ही नहीं है, पाकिस्तान के पास तो मिसाइल चलाने के ये लिए वही तेल है। बॉलीवुड वाला ये हमारे पाकिस्तान का इमेज है ना, ये हमारे अपने भी कुछ सहाफ़ियों ने अपने व्लॉग्स में से चंद डॉलर कमाने के लिए कमाने ये के लिए बयान दिए हुए हैं। तो बुराई हमारे बाहर तो है ही है, हमारे अंदर भी मौजूद है। उनको लोकेट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। काली भीड़ें जितनी जल्दी मिल जाएँ, जो उधर भी खेल रही हैं, इधर भी खेल रही हैं। तो जब ये सारा हुआ है मार्का, इसीलिए इसको मार्का ए हक का नाम दिया गया कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर सिपाही ने डिक्लेयर कर दिया अपने कमांडर को, ऑल द ब्रिगेड कमांडर्स वर हाईली इमोशनली एलिवेटेड एंड चार्ज्ड। उन्होंने कहा कि हमारा हर जवान कह रहा है हमारे घरों में पैगाम भिजवा दें, हम ना आए तो एक आंसू नहीं बहाया जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव रिपोर्टेड फ्रॉम द एलओसी। ऐसा नाउ ही है। आई एम फेसिंग गूज बम्प्स। ठीक है, सेम। वो जो शहीद हुए उसमें सबसे ज्यादा मुझे हर सबकी तकलीफ हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे नन्हे इर्तिजा का अफसोस था। आपको लगता है कि उसका सर अलग और धड़ अलग, उसकी माँ कितनी बहादुर है। मैं खुद एक बेशक। माँ हूँ, मैं देख रही थी उनका इंटरव्यू, और उसने कहा कि मैंने इस तरह उसका जिस्म खुद उठाकर अपने मियाँ से रिसीव किया, और वो कितना खूबसूरत बच्चा। तो जब इनके ऊपर पहला अल फतेह चला है ना, तो उसके ऊपर इर्तिजा की तस्वीर भी थी और उन नन्हे बिल्कुल। बच्चों की तस्वीर थी जिनको इन्होंने मसाजिद में और घरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद किया। बहावल नगर, बहावलपुर, मुरीद के हर जगह, ये कह के कि टेररिस्ट हैं। फिर हम उन जगहों पर खुद गए अर्ली मॉर्निंग। आई कुडंट स्लीप फॉर दोज nights and days starting from 6 May till 11th। और एक ब्रीफिंग का इनविटेशन आया था हमें एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आज 7 दिन के बाद आई वुड लव टू कम हियर, बट आज नींद पूरी करनी है। आज जो दिन है मुझे इसमें सिर्फ 3 घंटे का मौका मिला है, तो आई वॉन्ट टू स्लीप। मुझे बस ये 3 घंटे की नींद चाहिए। तो हमने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल चुका है कि इस खित्ते का बदमाश कौन है। वो हम है, ऐसा ही, पाकिस्तान। वो हम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप ये सब अगेन जैसे मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट भी किया था, ये सब कवर करते हुए बीइंग अ फीमेल चैलेंजेस फेस करती हैं आप? मारिया, मैंने बहुत टाइम पहले एक चैलेंज दिमाग से निकाल दिया था। ओके। कि और वो ये था कि आई जस्ट हैव टू रन टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा मेकअप हुआ है, मैंने कपड़े ठीक पहने, हाँ डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, बट आई वुड नॉट लुक टूवर्ड्स द मैचिंग ऑफ माई अटायर एंड माई शूज एंड मेरी माई स्क्रीन हेयर एंड अच्छी आनी एवरीथिंग। चाहिए। ठीक है, मैं जो बोलूँ वो ऑथेंटिक होना चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड। और जब मैं आपको बता भी देती हूँ, मेरा अभी तक ये जॉ स्ट्रक्चर जो है ये ठीक नहीं है, दोनों साइड से ये इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जब पहला ब्लास्ट हुआ, तो आई वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू रीच देयर, जब शरिया माय ब्लॉक में सिस्टर हुआ वाज था। आल्सो देयर इन एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली, तो यू कैन आस्क हर कि जो दूसरा ब्लास्ट हुआ था कैफेटेरिया में, तो आई वाज क्लोज्ड बाय दैट कैफेटेरिया, और मैं वॉक करके जा रही थी, एंड द सेकेंड ब्लास्ट व्हेन इट हिट द कैफेटेरिया, उसमें बहुत लड़कियां शहीद हुई थी। और वहां से एक ईंट थी गालिबन या पत्थर था, उसका रबल इतना उड़ा था हवा में कि वो आकर मुझे इस साइड पर लगा था। एंड टिल डेट आफ्टर 2010 एंड नाउ, हाँ 10 की बात है, after 15 years, 16 probably years, still I can't do anything for this jaw structure कि वो तब का हिल चुका है। तो इन चीज़ों के लिए जो मैं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे मेंटली मेरे फादर ने तैयार किया हुआ था कि यू आर एंटरिंग अ मैंस जॉब, ये बंदा कर सकता है, तुम नहीं कर पाओगी, तो यू हैव टू लीव इट एट सर्टन प्लेस। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई फादर। आई एम वेरी हैप्पी, माई ब्रदर्स आर देयर। और मेरी अम्मी और बहन हमेशा डर जाते थे, तो उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया कि छोड़ दो। बट थैंक गॉड आई हैड दीज वेलिएंट मेन इन माय फैमिली। मोर पावर टू यू। हमें बताएं मैसेज फॉर द गर्ल्स स्पेशली, एंड नॉट जस्ट गर्ल्स, आई थिंक जो भी जर्नलिज्म साइड पर आना चाहते हैं, जो स्पेसिफिकली इस फील्ड को चूज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मारिया, मैं कहूँगी कि जब वो जर्नलिज्म की डिग्री कर रही हैं, by the way I had no journalism degree in my initial academic years। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट्स थी, लेकिन मैंने कॉमर्स पढ़ा है और बेसिक आर्ट्स पढ़ा है शुरू से। कोई हाई फाई डिग्री नहीं थी, मैंने आने के बाद जर्नलिज्म पढ़ा है। जब ये पढ़ रही हैं ना, उसी वक्त में ये अपना प्रैक्टिकल काम ज़रूर करें। डिग्री कंप्लीट होने के इंतज़ार में वो 2 साल गंवाए मत। मैंने यही किया था, मैंने प्रैक्टिकलिटी पहले शुरू की और डिग्री की तरफ ट्रैवल बाद में शुरू किया। तो वो जो प्रैक्टिकल काम है ऑन ग्राउंड विद ऑल सिंसेरिटी, आई डिडंट
think about getting married. I didn't think about getting involved anywhere. It happens. आपकी लाइफ के साथ ये phases आते हैं. You start liking someone. लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे जब मैंने ज्वाइन किया from day one in 2004 till now, मुझे अभी तक ये लगता है कि मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी पैदा हुए इस पूरे टाइम में. I went through a lot of phases, but this passion remained the passion. वो सेम रहा. वो कम ज्यादा नहीं हुआ कभी भी. तो ये जरूर रखें और गो फॉर योर नीश. मैं हमेशा ये बात करती हूँ, गो फॉर योर नीश. और मैंने बाय द वे स्टार्ट किया था, अपने पैशन को मजीद स्ट्रॉन्ग किया था. इसी मीडिया के बहुत सारे लोग थे, तो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं. मुझे क्योंकि याद नहीं आते, मैं 2 नाम लूँ, बाकी खफा हो जाते नाराज हो जाएंगे. तो देयर आर नेम्स. वो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट एपिसोड करेंगी तो उसमें बाय नेम फिर मैं आई टेल यू. ठीक है. थैंक यू सो मच सुमेरा, आपने टाइम दिया. आज आपसे बात करके बहुत मज़ा भी आया और बहुत सारा कुछ हमने सीखा भी. नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.